Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बात करेंगे यूएस की इकोनॉमी के डेटा। अब यूएस इकोनॉमी में सबसे पहला जो डेटा होता है वो होता है रिटेल सेल्स का। अब ये जो रिटेल सेल्स है, रिटेल सेल्स का मतलब है कि रिटेल लेवल पे कितनी सेल्स इकोनॉमी में हो रही हैं। अब आप लोग कौन है? रिटेलर है ना। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो सेल्स भी बढ़ेगी। अब आप लोग डिमांड कब करेंगे? जब आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तभी तो डिमांड करेंगे। और अगर नौकरी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो डिमांड थोड़ी कम करेंगे। तो इसका मतलब है रिटेल सेल्स अगर बढ़ती है तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है और गिरती है तो बुरा माना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि इकोनॉमी में ना कंज्यूमर जो है वो अपनी परचेजिंग को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। अब ये मानो कि तुम्हारी जेब में 10,000 रुपए हैं, तुम 10 के 10,000 रुपए कब खर्च करोगे? जब तुम्हें पता होगा कि 10,000 और आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है। तो आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना। आप अपनी स्पेंडिंग को लेकर कंसर्न है ही नहीं, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके बाद जो इन्फ्लेशन के नंबर आते हैं ना, इन्फ्लेशन का इंटरप्रिटेशन वही होगा जो मैंने इंडियन मार्केट में बताया। तो सीपीआई नंबर आता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने ये इन्फ्लेशन का ही नंबर है अमेरिका में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिका का घटेगा या बढ़ेगा इसी से पता चलेगा। तो अगर ये डाउन है तो अच्छा माना जाएगा इकोनॉमी के लिए, बढ़ेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा। अगला जो डेटा है वो है कोर गुड्स ऑर्डर, यानी कि देखो अमेरिका में ना जो कोर ड्यूरेबल्स कह सकते हो उसको, जब भी ये इकोनॉमी में इंक्रीज होते हैं अमेरिका में तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ऑर्डर कब मिलेंगे? जब माल बिकेगा। तो माल बिकेगा तो इकोनॉमी अच्छा चल रही है, तो इसका बढ़ना भी पॉजिटिव माना जाता है इकोनॉमी के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो इकोनॉमी में अच्छी मानी जा सकती है क्या? नहीं ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना हर चीज के लिए रूट कॉज है, यानी हर बुरी चीज के लिए ये जिम्मेदार है। तो इसका गिरना अच्छा माना जाएगा ना। तो जब ये गिरती है तो पॉजिटिव होती है। तो अब ये मानो कि जितने डेटा मैंने आपको बताए ये मेजर डेटा होते हैं, मंथली बेसिस पर नॉर्मली आते हैं। तो आपको ये सभी डेटा कहाँ मिलेंगे? ये डेटा मिलेंगे forexfactory.com पे। ठीक है। और अब इनका यूज कैसे करना है वो समझ लो, अभी बताता हूं। जब भी तुम अपने ट्रेडिंग को प्लान करते हो, ठीक है, तो तुमको क्या करना है? सबसे पहले समझ, मान लो कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि आज अमेरिका के अंदर जीडीपी नंबर आने वाला है। ठीक है। तो जीडीपी नंबर कब आने वाला है? शाम को। ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। तो अगर शाम को जीडीपी नंबर आने वाला है तो हमारे इंडियन मार्केट में क्या लोगों को ये बात पता नहीं है कि जीडीपी नंबर कैसे आएगा? क्या उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिकन मार्केट के रिएक्शन से कल हमारे मार्केट में रिएक्शन आएगा? पता है ना। तो आप लोग बहुत सारी पोजीशन अगर लेकर जाते हो तो गलती कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो जब भी मेजर डेटा आता है ना और वो जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में मार्केट के जाने के चांसेस होते हैं। अगर ये क्लैरिटी है कि डेटा अच्छे साइड पर आएगा तो उस दिन तुम देखोगे मार्केट बहुत बड़ी तेजी के साथ बंद होगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो मार्केट बड़ी तेजी के साथ का बंद होने का मतलब ही है कि आज अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपसे स्मार्ट लोग मार्केट में ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पर आप या मैं नहीं पहुंच सकते। तो उन लोगों को पहले से सारी चीजें पता है। तो जब उनको पता है तो वो चीज आपको कैसे पता चलेगी? 3 बजे के बाद वो तेजी बनेगी। ठीक है।
3 बजे के बाद वो तेजी बनेगी। और वो तेजी क्यों बनेगी? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बड़ा डेटा आने वाला है। अगर अमेरिका के अंदर उस बड़ी वजह के बाद एक बड़ी तेजी आई तो अगले दिन जब मार्केट आपकी खुलेगी तो कहां खुलेगी? गैप अप खुलेगी। तो ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करती हैं? डेटा पर, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो हर मेजर डेटा के बाद मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसीलिए डेटा भी आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप ये प्लान कर रहे हो ना, अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी इंपॉर्टेंट होगा। ये समझ के चलो। परफेक्ट। और बताओ, तो डेटा में सबको समझ में आया? तो फॉरेक्स फैक्ट्री पर ये डेटा आपको मिलेगा। 3 कंट्री के जो डेटा बताए उसी पर फोकस करो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो डेटा है ना, जैसे इन्फ्लेशन नंबर मैंने आपको बताया, इसी तरह से हर देश की जीडीपी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको यूएस के वो सारे डेटा देखने हैं जो इंडिया मार्केट में आप देखते हो, ठीक है? तो उसके लिए जीडीपी नंबर आपको देखना चाहिए। देखो फॉरेक्स फैक्ट्री दिख रहा है, यहाँ पे जाना, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना, ये कैलेंडर पे चले जाना। अब ये जो कैलेंडर है ना, इसमें ये जो यूएसडी है ना, इसका मतलब है ये यूएसडी का डेटा है, ठीक है? अब यूएसडी का इंपॉर्टेंट डेटा जो मैंने आपको बताया, बस उस पर फोकस करना। तो आप देखो अभी यूएसडी का कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अभी कोई नहीं आ रहा, देखो आ गया, पर ये न्यूजीलैंड का है। तो नॉन फार्म पेरोल नंबर होता है ना, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पर ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? यहाँ पे सरकारी विभाग के अतिरिक्त जो नौकरियाँ प्रोड्यूस होती हैं तो उसके बारे में बताया जाता है। तो इसको छोड़ देंगे अभी फॉर टाइम बिंग। मैं आपको दिखाता हूँ रिटेल सेल्स का। तो जब भी ये डेटा आएगा ना, तो आपको अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी है। ये 15 तारीख को डेटा है, 14 तारीख को डेटा है रिटेल सेल्स का, ठीक है? अब आप देखो कि ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहोगे कि देखो भाई, इस दिन एक बड़ी मंदी या तेजी आनी चाहिए मार्केट में, और आपको ये चीज पहले से इसलिए पता है क्योंकि ये डेटा आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस दिन बड़ा डेटा होता है उस दिन बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। देखो कितना सिंपल हो गया आपका ट्रेडिंग प्लान, ठीक है? इस तरह से देख लेना। अब मैं दिखा रहा हूं आपको, जो मैंने आपको वो जो पैरामीटर्स बताए थे, अब उनको कैसे आपने देखना है ये बता रहा हूं। तो आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे और कंपनी का सिलेक्शन कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो यहां पर जाएंगे और मनी कंट्रोल जो पेज ओपन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन सबको नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक एक कंपनी पूछूंगा सभी लोगों से और उसको एनालाइज करूंगा, ठीक है? तो पहले नंबर आपका, आप बोलो किस कंपनी को आप देखना चाहते हो? तिलक नगर इंडस्ट्रीज। किस्मत ना निशाने की तरह होती है, निशाना किसी का लग जाता है, किसी का नहीं लगता। किस्मत उसी तरह से काम करती है। पर अगर निशानों की प्रैक्टिस की जाए तो निशाना अच्छा हो सकता है। किस्मत का भी ऐसे ही रहता है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे फेवर में आ जाती है। समझ रहे हो? तो किस्मत को कैसे जीता जा सकता है बताओ? प्रैक्टिस करके, सिर्फ प्रैक्टिस करके। सही जवाब, प्रैक्टिस करके जीता जा सकता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं जिससे तुम पैसा बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है? अब ध्यान से समझना, एक एक पैरामीटर अच्छे से बता रहा हूं आपको, है ना? और कैसे इसको मेजर करेंगे वो देखना। तो इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन ना यहां पर आपको दी गई है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने, आप देखिए, ये एक कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया ये कंपनी क्या करती है। अब हम देखेंगे इस कंपनी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या है। तो आप देखिए इस कंपनी का 52 वीक हाई है 7136 और लो है 5015 का, और कंपनी का करंट मार्केट जो भाव है वो है 6200 एंड समथिंग। इसका मतलब है कि ना ये हाई के पास है ना लो के पास है। अगर ये 52 वीक हाई के पास होती तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड बुलिश है। विदाउट लुकिंग एट चार्ट आपको कैसे पता चलेगा कंपनी का ट्रेंड कैसा है? तो इसके लिए मैं एक थंब रूल दे रहा हूं। जब भी 52 वीक हाई के पास कोई शेयर चलता है तो वो बुलिश माना जाता है, और 52 वीक लो के पास होता है तो बेरिश माना जाता है। पर मिडिल में होता है तो नो बेरिश नो बुलिश, साइडवेज है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ा है? 24%। तो मैंने आपको क्या बताया था? 10% बढ़े तो अच्छा है, 24% बढ़ गया।
अब आप ये देखिए कि ये जो कंपनी है ना, इसका जो सेक्टर है, सेक्टर पी कितना है 37, जबकि कंपनी का पी कितना है 32%। तो इस सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी से आप एक्सपेक्ट करेंगे, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है। प्राइस टू बुक रेशो थोड़ा सा हायर साइड पे है, पर देखो यहाँ पे प्राइस टू बुक के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि ये अपने सेगमेंट की ना बहुत सेलेक्टिव कंपनी है, यानी इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं, तो इसका मतलब है इनकी मोनोपोली है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हम बुक वैल्यू की तरफ नहीं जाएंगे, केवल अर्निंग से काम चलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1000 रुपए की है, यानी 1100 रुपए के आसपास, और ये जो डिविडेंड देती है वो भी लगभग 1% का देती है, यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे एज अ डिविडेंड। तो आप देखेंगे कि कंपनी अभी तक अगर हम देखें तो इसमें कुछ बुराई नजर नहीं आई है, पर क्योंकि ये एक ना ऊपर वाले पैरामीटर हैं, तो कंपनी के अंदर से बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, और बैलेंस शीट से पहले हम इसे कंपेयर करेंगे कि इसकी तरह की जो कंपनियां और हैं क्या वो इससे बेहतर हैं या ये कंपनी उनसे बेहतर है। तो इसके लिए हमें करना होता है पीयर कंपैरिजन। अब ये जो पीयर कंपैरिजन है ये आपको मैं बताता हूं, पीयर कंपैरिजन हम करेंगे यहां से। तो देखिए इस सेगमेंट की ये 3 कंपनियां हैं, इकरा, क्रिसिल, केयर रेटिंग। अब ये तीनों कंपनियां क्या करती हैं, इसी फील्ड में काम करती हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये तीनों ही कंपनियां जीरो डेट कंपनी है, विच इज गुड थिंग। अब इनको, ये सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है, क्या इन्हें लोन लेने की जरूरत है? अब आप ध्यान से देखिएगा नेट सेल्स इनकी कितनी है, 500 करोड़ के अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट देखिए कितना है, 30% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, 30% का। 30% कितना होता है बताया ना, 30% का प्रॉफिट तो बहुत होता है। जबकि अगर आप नेट सेल्स देखेंगे 3300 करोड़ की क्रिसिल की, तो उसके अगेंस्ट में इसका प्रॉफिट है 700 करोड़ का। तो ये भी लगभग 25% है ना, लगभग 25% का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो केयर रेटिंग है वो भी 25 के आसपास की प्रॉफिट, बल्कि 25 से ज्यादा हो गया, ये 30% के आसपास का प्रॉफिट हो गया। अब भाई तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये तीनों कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं डेटा के लिहाज से, है ना? इस सेगमेंट को कोई छूना ही नहीं चाहता है। सोच के देखो, पैसा ना बड़ा हमेशा वहां बनता है। कहते हैं एक कहावत मेरा दोस्त बोला करता था बचपन में कि जो पेड़ होता है ना उस पे सबसे अच्छे फल ना सबसे टॉप पर लगते हैं, और वो हर किसी की किस्मत में नहीं होते, क्योंकि वहां तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हें फ्रूट ऐसे खड़े खड़े तोड़ने को मिल जाए तो क्या तुम ऊपर तक चढ़ोगे? ऊपर तक जाने की तलाश केवल वो करते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। अब ये एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं होता, पर मैं समझाना जो चाहता था वो तुम समझ गए। अब यहाँ पर तुम देखो कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि इस सेगमेंट की बात केवल वही करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा पता ही नहीं है कि ये कंपनियां शेयर मार्केट में भी काम करती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनियां हैं, देखो इनकी प्रॉफिट कितना बढ़िया आ रहा है, इनका बिजनेस मॉडल कितना शानदार है। यहाँ पे एक बार बताओ, अगर टैरिफ बढ़ेगा तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें पता है जब भी तुम अपना बॉन्ड इशू करते हो, तुम कभी म्यूचुअल फंड इशू करते हो, तुम कुछ भी इशू करते हो, तो तुम्हें इसकी ना रेटिंग लेनी मैंडेटरी है। यानी तुम कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लाओगे तो इन रेटिंग एजेंसीज को तुम रेट कराने के लिए पैसे दोगे। ठीक है, मैंडेटरी है। तो इनकी कमाई तो पक्का आएगी ना जब भी मार्केट में कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट आएगा। तो इनका बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा हो गया, इसीलिए ये बहुत यूनिक कंपनीज है। अब यहां पर देखो, अगर आप नजर डालोगे आरओई पर, चलो परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं, तो केवल केयर रेटिंग ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बाकी सबने नेगेटिव दिए हैं। पर मुझे एक बात बताओ ना, ये अकेली कंपनी थोड़ी है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इस साल तो 40% डाउन है प्रॉफिट लोगों के, तो तब भी अगर ये 10% के नेगेटिव पे चल रही है तो मुझे लगता है बहुत कम करेक्शन है। आरओई पे नजर डालोगे तो दो कंपनियां हमारे, वैसे तो तीनों कंपनियां पास हो रही हैं, देखो 16% भी कम नहीं होता, पर क्रिसिल ने बाजी मारी है इसमें, जिसमें 26% का आरओई है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो तुम देखोगे यहाँ पे क्रिसिल थोड़ा महंगा है, बट बाकी के सस्ते हैं। ठीक है, और अगर आप पी की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब इक्वल हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी इकरा सबसे सस्ते पी के साथ अवेलेबल है। मार्केट कैप के लिहाज से तुम देखो कंपनियां तीनों ऑलमोस्ट दो कंपनियां एक जैसी हैं, पर एक फार बेटर आ गई क्रिसिल, यानी कि इन दोनों कंपनियों को मिला लें उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिसिल है मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी है, प्रॉफिट के लिहाज से अच्छी है, आरओई के लिहाज से अच्छी है।
अब यहां पर सवाल ये है कि थोड़ी सी बस प्राइस महंगी है तो आप देखोगे कि इसका पी रेशो थोड़ा सा हायर साइड पे है। अदरवाइज सारी चीजें किसके फेवर में, किसके फेवर में, क्रिसिल। यानी कि अगर आपको कोई भी कंपनी इसमें से खरीदनी है तो तीनों अच्छी हैं अनडाउटेडली, बट क्रिसिल थोड़ी सी कंपैरेटिवली आप बोलेंगे कि इसका जो वेटेज है हायर साइड पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब ये कंपैरिजन कर लिया, हमेशा ये कंपैरिजन करेंगे आप, इससे बेहतर कंपनियों का सिलेक्शन होगा।